नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ की दुनिया में। आवाज़ का मतलब साउंड होता है और कहीं ना कहीं से आवाज़ जब हम सुनते हैं और तस्वीर नहीं देखते हैं तो एक छवि बनती है मन में। और एक ऐसे ही कलाकार से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं जिनको मैंने अलग अलग विधाओं में काम करते हुए देखा है। उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो आवाज़ की दुनिया के बादशाह रहे हैं और आकाशवाणी पटना के ज़रिए उन्होंने लोगों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया है। उसके अलावा अगर हम उनके परिचय के बारे में कहें तो ऐसा बहुत कुछ है जो आपको चौंका देगा, क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, कलाकार तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ ही साथ इसके अलावा वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और पूरी उनको अलग अलग विधाओं में हमने देखा है, उनकी आवाज़ सुनी है हमने, उनको रंगमंच पे काम करते हुए देखा है, उनका डायरेक्शन देखा है और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी विधा को नया मुकाम देने का काम किया है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं सुमन कुमार जी से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। इस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज की तारीख में आपने एक बहुत बड़ा अनुभव पा लिया है, हर क्षेत्र में आप काम कर चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको वो कौन सा क्षेत्र था जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम विभिन्न आयामों में तो हम काम कर चुके हैं और कई तरह का काम हमने किया है। कोई ऐसा नहीं है। मेरा जुनून शुरू से नाटक के प्रति था जी, रंगमंच और रंगमंच के प्रति ज़्यादा जुनून था। और अगर भाषा सीखनी हो और उसके लिए तलफ़ुज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास तलफ़ुज़ नहीं है, आप सही दिशा में नहीं बात कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। रंगमंच की दुनिया वो सिखाती है। और रंगमंच पे जब हम जाते हैं तो कोई रीटेक नहीं होता है, वो डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट के लिए आपको वो तैयारी, मुकम्मल तैयारी करनी पड़ती है। पहले के समय की बात मैं बताऊं, अगर 66, 67, 68 वगैरह की बात, जिस समय मैं रंगमंच पे आया, ऐसे आया तो मैं 1962 में ही, लेकिन उसके बाद से जब अब पटना आया सक्रिय हो गए। उसके बाद से आप सक्रिय हो गए और सक्रियता बढ़ी, साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हुआ और मैं फिर आकाशवाणी पटना में काम करने लगा एज ए कैजुअल ड्रामा प्लेयर। नाटक वॉइस में पहले ऑडिशन हुआ। अच्छा। उसके बाद फिर हम 1970 में ये कैजुअल अनाउंसर बने और 1974 में मैं रेगुलर अनाउंसर बन गया। तो आवाज़ की दुनिया, चूँकि आज तक मैंने आवाज़ की रोटी खाई है, जो भी आज मेरे पास है, जो भी कुछ है, तो मैं नाटकों में जब भी काम करता हूँ या नया नाटक कोई भी तैयार करता हूँ, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करता हूँ लड़के लड़कियों से कि देखिए, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना है। अगर सीखने की ललक है तो मैं सिखाऊंगा। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो आप कर सकते हैं। टाइम पास करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को सिखाता हूँ या मेरे साथ जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, आज करीब हज़ारों की संख्या में लोग होंगे जिन्होंने मेरे साथ काम किया है और वो NSD भी गए हैं, फिल्मों में भी गए हैं। वो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अभी मुंबई में भी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे मुकाम पर भी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ सीखना है तो आप रंगमंच को ज्वाइन करो। सबसे पहली पाठशाला हमको अगर मिलती है तो वो रंगमंच पे मिलती है। अच्छा सर, आपने सुना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये दावा करते हैं कि मैं कभी भी रंगमंच को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिस तरह से फिल्मों में उनका पदार्पण होता है और धीरे धीरे वो व्यस्त होते हैं, तब रंगमंच पीछे छूट जाता है। बतौर कलाकार आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बतौर कलाकार, क्योंकि आपके साथ उल्टा है, आपने फिल्में छोड़ दी, सीरियल्स छोड़ दिए, लेकिन रंगमंच नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना कि मैं जब 1992 में आया था तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भीम भवानी, मिर्जा गालिब, सब में हमने काम किया। दामुल में मैंने काम किया, तो बिल्कुल पैरेलल रोल था मेरा अन्नू कपूर के साथ। आज अन्नू कपूर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि मैंने क्रिएट किया है हजारों लड़के लड़कियों को बिहार में पैदा किया इस रूप में कि आज वो कहीं भी जहां भी खड़े हैं या जहां भी है मेरा नाम लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं बताऊं कि सुमन पटेल करके एक लड़की है जिसका एक ऐड है, वो उसमें टेलीफोन वाला एक ऐड बहुत पॉपुलर हुई। तो सुमन पटेल की अभी कल ही शादी थी। अच्छा। मैं वहां नहीं था, लेकिन उस लड़की को पहली बार मैंने देख के जब लाया था रंगमंच पे, एक साधारण सा
ये था, बैले था जी। उस बैले में मैंने सावन को आने दो, इस तरह का एक बैले था, तो उस बैले में हमने उसको बुलाया था। जी। उस बैले में वो पहली बार आई और वो बोली कि सर क्या हम सीख जाएंगे, हम कर पाएंगे, डांस कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। तो शायद तुमको याद होगा कि नाम सर्वेलक सुना हमारा, जी जी, जो माटी गाड़ी का वो मृच मेरा- कटिंगम प्ले हुआ था, माटी गाड़ी को उसमें रूपांतरित किया गया था विदेशिया शैली में, तो मृच कटिंगम को माटी गाड़ी का नाम दिया गया था। और शूद्रक का जो महान चरित्र है सुमन कुमार जी ने निभाया था, तो हम सब गवाह हैं उसके। तो हमने उतना ही डांस सीखा था, स्टेप सीखा था। तो हमने उस लड़की को कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ 1 2 3 4 करो और इसको तुम सीख जाओगे, उसके बाद तुम सीख जाओगे। तो वो सीख गई और हम क्या बताएं, बहुत ही बेहतरीन प्ले हुआ वो लगभग 1.5 घंटे का हमारा नाटक था। वो बहुत अच्छा शो परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद से वो तो मेरे पीछे ही लग गई कि नहीं सर हम आपके साथ काम करेंगे। फिर वहाँ कालिदास संग्रहालय है, वहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ लड़के लड़कियों को, तो वहाँ वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मेरे अंडर में ही उसने किया कि स्कॉलरशिप ले लिया। अच्छा। उसके बाद अब तैयार हुई तो वो बोली कि सर हम NSD जाएंगे। हमने कहा ठीक है NSD जाओ, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। NSD भी पास आउट कर गई। अब वो बॉम्बे में है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी उसने शादी की है। तो ऐसे अगर जुनून आपके पास है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत कम लोगों में ऐसा मिलता होगा देखने को। बहुत कम लोगों में मिलता है, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि मैं टाइम पास करने के लिए आता हूँ, नाटक में काम करता हूँ और काम करने के बाद क्या मिलता क्या है। मुश्किल ये है, नाटक के साथ मिलता बहुत कम है, मिलता उन्हीं को है। इसीलिए लोग सीढ़ी बनाते हैं नाटक को और उसके बाद टेलीविजन पे चले जाते हैं, सीरियल्स में चले जाते हैं। तो ये जो हमारे साथ विडंबना है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो हर कलाकार को होती है। कहाँ से आप कन्वेंस देंगे, कहाँ से रिहर्सल कॉस्ट करेंगे। लेकिन मैं संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। संस्कृति मंत्रालय ने ये प्रयास किया है कि रेपेट्री बनाई जाए और पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि जितने स्टेट्स हैं सारे राज्यों में रेपेट्री कायम हो गई है। और रेपेट्री में अगर 10 ही आर्टिस्ट आपको मिल गए, 5 आर्टिस्ट ही आपको मिल गए, उनका कुछ पैसा मिलता है। तो उस पैसे से उनको उनका खर्च भी चलता है और आपका थिएटर भी जिंदा है। जी, ये तो चल रहा है। सर आप पूरे हिंदुस्तान में शोज करते हैं, अलग अलग शहरों में आपने बहुत सारे प्लेस किए हैं। बिहार को का जो रंगमंच है उसको लेकर अभी किस तरह की धारणा है हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में? देखिए, बिहार का रंगमंच किसी भी दूसरे प्रदेश के रंगमंच से कम नहीं है। बिहार का रंगमंच अपने आप में बोलता है और एक से एक वहाँ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने बिहार से बाहर जाकर बहुत काम किया है। हम ही लोग एक ज़माने में आए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि 80 के दशक में हम लोग आए थे और यहाँ बिरला मातृश्री में हम लोगों ने शो किया। 1984 में आप आए थे? हाँ, 1994 में आए थे। उस समय हम लोगों ने शो किया था। तो और तोता बोला था, आधे अधूरे, एक था गधा, ये 3 प्ले था। और शरद जोशी खुद गवाह थे, खुद बैठे हुए थे देखने के लिए। तो वो भी एक दौर था। बाहर पूरे हिंदुस्तान में करीब आसाम कहिए, हमने सुना कि पूरे रेलवे ने आपको एक पूरा बोगी दे दिया, पूरा बोगी ही दिया था हम लोगों को। उस समय इत्तेफाक से जो हमारे अध्यक्ष थे और जो मैडम थी मिसेस उर्मिला बहादुर, तो उनके हस्बैंड और उन्हीं के भैया जो थे वो रेलवे के जनरल मैनेजर थे। तो उनकी कृपा से हम लोगों ने बिरला मातृश्री में शो किया और बहुत ही उम्दा शो हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद से लगातार हम बाहर जाते रहे। जहाँ भारत भवन है भोपाल में, वहाँ कई विदेशी नाटकों के हमने मंचन किया है। अमली किया, माटी गाड़ी किया, मैला आंचल किया, कई नाटकों का मंचन हम लोगों ने लगातार किया। और इससे क्या है ना, सक्रियता बनी रहती है। हम जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे रंगमंच पे काम नहीं कर पाएंगे। और रंगमंच पे काम करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे, कलाकारों से पसीना बहाएंगे, उतना ही मुकम्मल आपका वो नाटक होगा। सर आज आपकी अपनी संस्था है जिसको आप अपने तरीके से चला रहे हैं। इसके पहले आप कला संगम में थे। कला संगम में एक कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर है कि ये करना है, और यहाँ अपनी संस्था में आप हर तरह की आज़ादी फील करते हैं? कोई प्रेशर की बात नहीं है। कला संगम में ऐसा कोई प्रेशर जैसा नहीं था। कला संगम सीखा हमने जो भी, तो कला संगम में ही रह के हमारी बुनियाद तो वहीं पड़ी। मैं, सतीश,
हम लोग कॉलेज में एक साथ मिले और मिलने के बाद हम लोगों ने फिर से कला संगम जो मृत प्राय हो चुका था उसको हम लोगों ने जीवित किया। और जब जीवित हो गया उसके बाद लगातार 35 साल तक हम लोग लगातार शो करते रहे। तो लगातार पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने शो किया। बड़े बड़े नाटक हैं, अब आधे अधूरे हो या कई नाटकों के नाम, कितने नाटकों का बहुत सारे, जी बहुत सारे लंबी नाटक सूची है जिनको जो पूरे हिंदुस्तान में वो नाटक जाने जाते हैं। तुगलक नाटक की एक मैं बात आपसे करना चाहता हूँ। सुमन सरीन उसमें काम की थी, हमको जहाँ तक याद है, वो तो अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन वो और ये एक और था, ये दो नाटकों में उन्होंने काम किया। तो तुगलक नाटक के पीछे ये था, एक राजा एडिपस में काम किया था उन्होंने। राजा एडिपस में जी, याद है तुमको। तो बहुत बढ़िया बात का, राजा एडिपस में काम किया था। तो तुगलक नाटक में ऐसा था कि 40 कैरेक्टर थे और रिहर्सल करने की एसपी वर्मा रोड में एक जगह थी जहां हम लोगों को शाम को, बच्चों का दिन में स्कूल चलता था, शाम को वो बेंच हटा के हम लोग वहां रिहर्सल करते थे। तो रिहर्सल एक बहुत बारिश हुई और 40 कलाकार जिस नाटक में काम कर रहा हो, उन कलाकारों की आवाज जब रात में गूंजती थी तो पूरे मोहल्ले वाले कहते थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब चूंकि वो एक वकील का, एडवोकेट का, नवल किशोर प्रसाद सिन्हा, उनका अज्जू बाबू उनके अभी सुपुत्र हैं जो अभी हाईकोर्ट में ही हैं वहाँ पटना में, तो आवाज को एक रात ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बहुत बादल बारिश इतनी ज़्यादा हुई और हम लोगों को 12 बज गया वहाँ बैठे बैठे, अब क्या करें, कौन कैसे घर जाएगा। लेकिन उनकी पत्नी ने इतनी सक्रियता दिखाई, सारे बच्चों को, जितने हम लोग जो उस समय जो उस पीरियड में थे, तो सब लोगों को कुछ न कुछ रोटी सब्जी बना के और सबों को खिलाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये और वही जिंदा रखने के लिए बहुत जी, क्योंकि तब तो ओला और उबर भी नहीं थे, ना मोबाइल हुआ करता था। नहीं कुछ नहीं होता था। लैंडलाइन भी इन्हें गिने चुने, मतलब हर जगह लैंडलाइन ही था जिससे कि आप फोन पर, और वो सबके घर में था भी नहीं उस समय। तो ये सक्रियता ही हमको जीवित रखे हुए है और हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। अगर सक्रिय नहीं रहेंगे, बैठ जाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे। जी, लेकिन सर एक और भी, जिस तरह से हम मराठी रंगमंच को देखते हैं, गुजराती रंगमंच को देखते हैं, आपको लगता है कि कभी हिंदी रंगमंच जो है उससे आगे या पीछे, कहाँ है वो आज? नहीं, हिंदी रंगमंच पीछे नहीं है, ये अलग बात है। आपका कहना बहुत 100% सही है कि मराठी, बंगाल का रंगमंच, गुजरात का रंगमंच, ये थोड़ा आगे है हम लोग, समृद्ध कहते हैं। क्योंकि समृद्ध इसलिए है कि वहाँ पैसे मिलते हैं और रेगुलर शोज होते हैं, उसकी अपनी ऑडियंस है। हमारी अपनी ऑडियंस नहीं है हमारे बिहार में। इसकी एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे पास दर्शक नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सुमन कुमार की ज़िंदगी में और भी क्या क्या खुशबू है। देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम आवाज़ की दुनिया। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ बहुत ही खास कार्यक्रम है ये, आवाज़ की दुनिया, और पटना रंगमंच के एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं सुमन कुमार, जिनकी ज़िंदगी में आकाशवाणी ने एक लंबा सफ़र तय किया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज आपके दौर में बहुत ही मतलब एक ही नाम था आकाशवाणी, आज बहुत सारे नाम आ गए हैं एफएम के नाम पर। इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, परिवर्तन तो बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे दूसरे चैनल्स भी आ गए जी। हैं, आकाशवाणी का भी कई एक चैनल है जी वो जो काम कर रहा है, लेकिन विविध भारती जो चैनल है वो बहुत सक्रिय है। और विविध भारती पर ओरिजिनल गाने आपको सुनने को अगर कहीं मिलता है तो वहीं से मिलेगा। अब हर जगह प्राइवेसी, वो लोग डुप्लीकेट बना बना के वो लोग बेचते हैं, धंधा करते हैं। लेकिन विविध भारती अगर सुन रहे हैं आप, और विविध भारती के श्रोताओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हर तरह के प्रोग्राम होते हैं। लेकिन एक नाम बहुत ज़्यादा मतलब हमें एक्साइटेड करता है कि लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं। आपने रेडियो पर, आकाशवाणी पर हवा महल बना दिया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। बिल्कुल। वो कैसे, मतलब उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। नहीं, उसके पीछे एक ये है कि हवा महल की स्क्रिप्ट टिपिकल हुआ करती है जी। 12-13 मिनट में आपको वो सारी चीज़ें कहनी होती हैं जो जिससे कि पब्लिक को, जो हमारे श्रोता हैं, उनको उसमें रस भी मिले और साथ साथ उसमें मैसेज भी हो। तो इस तरह की चीज़ें हवा महल के लिए पहले जब भी कोई स्क्रिप्ट आती थी तो हमको जहाँ तक याद है कि आरा के रहने वाले थे श्याम मोहन अस्थाना, मैं अभी नहीं है, लेकिन वो नुमान हाशमी, इनकी स्क्रिप्ट्स मैंने बहुत सारी की। नुमान हाशमी हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स मैंने की। तो किस्सा दांत टूटने का, उसका एक किस्सा सुनाता हूँ। जी जी। किस्सा दांत टूटने का वो प्ले उन्होंने, नुमान साहब ने दिया हमको और कहा कि सुमन जी इस स्क्रिप्ट को देखिए, ये स्क्रिप्ट है दूसरे ढंग की और ये ऑफिस के बारे में सारा पोल खोलती है। आज जो ऑफिस आप लोगों ने सीरियल देखा है ना, उससे पहले की कहानी है। अच्छा। और वो हवा महल में कई बार ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। कई एक नाटक है, मैं उतना स्मरण नहीं आ रहा क्योंकि अचानक मुझे डेस्क पे बैठना पड़ा। लंबा तो सफर एक लंबा सफर रहा है। बहुत सारे हवा महल आज भी हमारे बजते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस को जो भगत सिंह पर मैंने एक एपिसोड तैयार किया और भगत सिंह वाला आज भी उनके जन्मदिन पर हो या पुण्यतिथि पर वो जरूर बजता है हवा महल में। तो कई ऐसी चीज़ें, एक बार लगातार ऐसा हुआ कि 3 मेरे ही तैयार किए हुए नाटक लगातार विविध भारती पे बज गए। जाहिर है काम अच्छा होता है तो लोग उसी को दिखाना सुनाना चाहते हैं। नुमान हाशमी वाली जो घटना मैं ये सुना रहा था आपको, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि किस्सा दांत टूटने का। अब आदमी रिटायर कर गया है, उसी टेबल पर बैठा हुआ है दूसरा आदमी। जब वो जाता है तो कहता है कि अरे भाई मेरा पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? बोला पेंशन? आपका पेंशन? आपका जो चेहरा माशाल्लाह सही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आपके आगे के 2 दांत टूटे हुए। अब देखिए वहाँ वो परेशानी, उसी टेबल पर वो आदमी बैठा है जिस टेबल पर ये बैठा करता था, तो वहाँ से उसकी परेशानी शुरू होती है। अब वो घर में जाता है, बीवी बच्चे सब कहते हैं कि पापा क्या हुआ, पेंशन का क्या हुआ आपका? बोले कि पेंशन कहाँ से मिलेगा, वो तो लिख दिया है रिटायरमेंट के समय में कि इनके 2 दांत आगे के टूटे हुए। बड़ी मुश्किल हुई। उसके बाद देखिए कि वही कॉमेडी पंच है कि डॉक्टर के पास वो दांत तोड़वाता है और दांत तोड़वा के फिर वो जाता है, फिर उसका पेंशन रेगुलराइज होता है। इससे बड़ा व्यंग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। सच और झूठ के बीच का जो रिश्ता है बहुत ही पतला होता है। सर ये बताइए कि आज की तारीख में आप अपने आप को इतना फिट रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या राज है? यही राज है कि मैं थिएटर कर रहा हूँ और मैं सच कहता हूँ कि आज भी डायलॉग बोलने के क्रम में मैंने कहा ना कि मैं डायलॉग जब रिवाइव करता हूँ, अपने आप को रिपीट करता हूँ, तो मुझे आम्रपाली का वो डायलॉग बहुत याद आता है। जी, हम चाहेंगे कि वो जरूर। आम्रपाली का नाटक में मैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित नाटक हुआ था पटना में, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में शोज हुआ। हाँ, बहुत शोज हुए उसके। उसमें विनीत कुमार अभी बहुत बड़े एक्टर हैं, विनीत कुमार मुंबई में है। विनीत सुनीत की भूमिका कर रहे थे और मैं अजातशत्रु की भूमिका कर रहा था। तो अचानक बात होती है, सुनीत कुछ बोलता है कि क्या ये दर्भ की पानी नहीं है सम्राट? तो सम्राट फिर जवाब देता है, सुनीत तुम बहक जाया करते हो, तुम मेरे सखा हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए सम्राट हमेशा ही सम्राट होता है
और मगध सम्राट की आज्ञा अचल अटल है कि वह शाली पर हमें विजय प्राप्त करनी ही है, आम्रपाली को राजगिरी लाना ही है। बहुत खूब, वाकई इसमें प्रोजेक्शन जो है ज़बरदस्त है। और आज के बच्चे पता नहीं प्रोजेक्शन के बारे में क्या जानते हैं। एक ज़माना था जब ऑडियो सिस्टम इतना प्रभावी नहीं था, लेकिन आपको बताया जाता था, ट्रेंड किया जाता था कि आप जब मंच पर जाएं तो संवाद में ये होना चाहिए पावर कि पीछे वाली ऑडियंस भी व्यक्ति भी सुन सके, वहां तक पहुंच आराम पाए। से सुन सके। पहले माइक्रोफोन हम लोग बहुत कहाँ यूज नहीं करते अब तो थे ऑडियो मंच बहुत पे। जबरदस्त हो गया है। अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, वॉइस ही बदल जाती है। अब चिल्लाना नहीं पड़ता है ना। नहीं, चिल्लाना नहीं पड़ता है, सहजता से बात कर दी जाती है। लेकिन फिर भी फुसफुसाहट भी जो है वो अब जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ बंदा है उसको सुनाई पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये होना भी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हावी हो गई, टेक्नोलॉजी हावी हो गई है। उसके पीछे कारण भी है कि बहुत सारे सेट्स जो हैं, पहले सेट जो बना के हम लोग रूम का सेट और दरबार का सेट, ये सब अलग अलग पर्दों का इस्तेमाल करते थे। एक ज़माना था डॉक्टर चतुर्भुज जी जो जिस समय ऐतिहासिक नाटक करते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज भी चतुर्भुज जी के गुजरने के बाद 2010 में वो गुजरे हैं, और ये 10वां साल होगा कि हर साल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव, और मैं उनकी स्मृति में ऐतिहासिक नाट्य महोत्सव करता हूं। बहुत कारण ये है, बिल्कुल कारण ये है कि उनसे बहुत कुछ सीखा। वो भी आकाशवाणी में थे, स्टेशन डायरेक्टर होकर रिटायर किए, पटना में थे। हम लोग गुरु की तरह उनको पूछते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐतिहासिक नाटकों के पहले आपको याद होगा कि पारसी रंगमंच का जमाना था। पारसी रंगमंच पे जो डायलॉग बोलने वाले कलाकार होते थे, तो उन कलाकारों को घी पिलाया जाता था ताकि उनकी आवाज़, पहले माइक्रोफोन वहाँ था कहाँ, बहुत कम थे। पारसी रंगमंच जिस समय 50 का 50 का दौर था, आफ्टर इंडिपेंडेंट भी हम समझते हैं कि हम लोग अगर तौलना शुरू करें कि बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस नाटकों की क्या स्थिति रही है, तो उसमें सबसे पहले यही आएगा कि पारसी रंगमंच था। पारसी रंगमंच ने ऐतिहासिक नाटक को जन्म दिया। ऐतिहासिक नाटकों ने बाद में इम्प्रोवाइज करने के लिए हिंदी नाटकों को दोबारा संयोजित किया, और हिंदी नाटक क्या, बहुत सारे ऐसे, वेटिंग फॉर गोदो एक एब्सर्ड प्ले था, उस प्ले को माना गया कि इस एब्सर्ड प्ले में जो मूवमेंट्स के इस्तेमाल हुए थे, जो इम्प्रोवाइजेशंस हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो हिंदी रंगमंच को बनाने में आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से सीखे हुए कुछ लोग जो हैं, नसीर साहब हैं, विनोद, अनुपम खेर हैं, ये सारे लोग वहीं से सीखे हुए हैं। और आपको याद पता नहीं है या नहीं, मुझे स्मरण है जब मैं काम कर रहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, तो एक बार अशोका द ग्रेट वाले में मैं काम कर रहा था। हम तो आपको टीवी पे देखते ही थे पहले। हाँ, तो पहले उस समय मैंने शत्रुजीत की भूमिका निभाई थी, उसमें ओमपुरी हमारे साथ थे जो अशोक की उन्होंने भूमिका निभाई थी। बाद में रेणुका सहाने थी, उनके साथ मैंने एक कहानी में काम किया था। तो वो भी सब बहुत से, एक कहानी उस समय DD1 पे आता था, तो बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय काम करते हुए। लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मुझे मुंबई छोड़ के जाना पड़ा, और मैं घर गया तो चूंकि घर का अकेला वारिस था, तो पिताजी रिटायर कर चुके थे, घर की जिम्मेवारी सामने थी। आकाशवाणी में नौकरी तो ज़रूर लग गई थी, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे थे, तो बच्चों को भी उनको देखना, सब कुछ करते हुए आपने रंगमंच को छोड़ा नहीं कभी? बिल्कुल नहीं छोड़ा। अभी और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी 2003 में कैंसर पेशेंट हुई, और उसको लेके मैं तुरंत बॉम्बे आया, यहाँ इलाज कराया। और आज भी इत्तेफाक ही है कि 15 साल के बाद मैं हर साल अब आता हूँ, एक बार साल में चेकअप कराने, और ये भी इत्तेफाक है कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी लगातार इनकी जो प्रतिभा है, उसका जो खुशबू है, वो आज की युवा पीढ़ी को मिले। और सबसे अहम बात है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपने आप के लिए कभी कुछ नहीं करता, और उसी का नाम है सुमन कुमार। आपने दुनिया के लिए तो बहुत कुछ किया, अपने लिए अभी क्या सोचा भविष्य के लिए आपने? भविष्य में मेरी योजनाएं तो बहुत है, बहुत सारी योजना बनी है। मैंने कहा ना कि बिहार में आज एक समय रहा है
कि आज बिहार गौरव गान वहाँ जो उसको 18 मिनट की उसकी रिकॉर्डिंग है, बिहार गौरव गान को रिकॉर्ड मैंने, कोरियोग्राफी मैंने की, और बिहार गौरव गान पूरे बिहार में हर जगह, क्या बॉम्बे में भी वो शो हो चुका 18 मिनट का, उसको सबसे पहले बार मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि 97 में पहली बार गांधी मैदान में हमने किया था 73 लड़के लड़कियों को लेकर। उसके बाद उसका शो 2000 में हुआ, जब एशियन फुटबॉल हुआ तो उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़े। उस परिवर्तन के साथ डॉक्टर शांति जैन का वो लिखा हुआ है, सीताराम सिंह हैं उनका म्यूजिक किया हुआ है, तो थोड़ा परिवर्तन करने के बाद उसको एशियन फुटबॉल में किया गया, जहां मोनोला के स्टेडियम में 130 लड़के लड़कियों को लेकर मैंने कराया था। और उसके बाद 2005-06 में फिर दोबारा तिवारा हुआ। तो आज जो बज रहा है या आज जो वो चल रहा है उसकी कोरियोग्राफी मेरी की हुई है, और वो बिहार गौरव गान अगर आज जिंदा है तो मुकम्मल है तो बिहार की देन है, वो बिल्कुल बिहार कला संस्कृति की देन है। कला संस्कृति अभी उसको बचा के रखे बिकॉज ऑफ यू। मेरा तो सहयोग रहा ही है। मैं अगर नहीं किए होता तो आज वो बनता ही नहीं, क्योंकि एक समय आया, ऐसा आया था 97 के दौर की बात मैं बता रहा हूँ। वहाँ अंजनी कुमार सिंह थे जो कल्चर के डायरेक्टर थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी उस समय कल्चर मंत्री थे। तो इत्तेफाक से उस समय नया नया ही यूथ हॉस्टल कायम हुआ था, यूथ हॉस्टल बना था, उसमें मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी। उस बैठक में अंजनी बाबू ने कहा कि अच्छा मेरे पास एक योजना है बिहार गौरव गान तैयार करने की, क्या कोई इस काम का जिम्मा लेगा? तो सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, अध्यक्ष वगैरह जो संगीत नाटक अकादमी के और सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग, रत्नापुर का आस्था थी उस समय, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी। तो रत्ना का, सुमन भैया आप क्यों नहीं जिम्मा लेते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अभय सिन्हा था और श्याम मल्होत्रा, ये सारे लोग थे, भैया आप तैयार होइए ना, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने कहा चलिए आप लोग अगर कहते हैं। तो अंजनी बाबू ने हमको वो जिम्मेवारी सौंपी और कहा कि डॉक्टर शांति जैन से आप वो गाना ले लीजिए, और गाना ले जाके दिशा दिशा में सोंधी सोंधी माटी का बिहार है, दिशा दिशा में ये बिहार है। मैंने उस समय वो धुन हम लोगों ने बनवाया, और धुन बनाने के बाद आज तक वो धुन जिंदा है, उसी धुन पे काम हो रहा है, उसी धुन पे तैयार किया वो गीत अभी भी मुकम्मल है जो 97 में हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि सुमन कुमार जी ने जो भी काम किया आज तक, उसके अंदर कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, उसके अंदर कितनी एक अलग चीज़ है। और यही कारण है कि लोग आज भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं, और लगातार उसका मंचन आज भी यदा कदा हो ही रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुमन कुमार के बगैर ये जो रंगमंच का चमन है वो बिल्कुल खाली हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सही ये भी है कि आज बहुत ही खुशनसीब है वो लोग जो इस चमन में सुमन कुमार जी के साथ शामिल हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि ये शक्ति आपके अंदर लगातार बनी रहे। बहुत बहुत आभार अभिनंदन आशुतोष जी, चूँकि मैं दीपू के नाम से ही तुम्हें पुकारता रहा, और एक ज़माना था कि आप लोग भी कला संगम के कलाकार थे और वहाँ से मुंबई आए। तो मेरी दुआ है कि आप दिनों दिन आगे बढ़ें, और साथ ही इस मुकम्मल मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत आभार। बिल्कुल। तो कलाकारों की दुनिया में अलग अलग शेड तो मिलता ही है, लेकिन जो सोच होती है वो सोच इसलिए सबसे अलग है सुमन कुमार जी की, क्योंकि इन्होंने कभी भी सब कुछ देखते हुए, महसूस करते हुए अपनी जो स्वाभाविकता है उसको कभी नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि आज इस मुकाम पर है। वो भी हमने कहा ना कि मैं भी टेलीविजन पर पढ़ा, जब दूरदर्शन कायम हुआ था तो हम लोग समाचार भी पढ़ते थे। जी। तो हर विधा संपूर्ण कलाकार के तौर पर इनको माना जा सकता है, और जानते तो हैं ही हम। लेकिन फिलहाल चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि अगर रंगमंच के प्रति आपके मन में थोड़ा भी लगाव है तो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर समय निकालिए। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर जरूर। न थक के बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, न थक के बैठ कि तेरी उड़ान अभी बाकी है, ज़मीं थक गई आसमान बाकी है। वाह, बहुत बढ़िया है। और इसी भाव को समझते हुए हम आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करेंगे कि रंगमंच के प्रति या फिर अपनी वास्तविकता के प्रति आपके अंदर एक नई सोच पैदा हो। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।